नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की। चुनाव आयोग ने बिना अस्तित्व वाले 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर रिपोर्ट जारी की। उच्चतम न्यायालय ने गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्ट्स के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। दक्षिण कोरिया में परमाणु संलयन रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लाइफ साइंसेज के सुरक्षित उपयोग के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM 2022 जारी की है। NLEM का प्राथमिक उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है और ये 3 पहलू हैं लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता। ये सूची स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों और बजट के अधिकतम उपयोग में मदद करती है, दवा खरीद नीतियां बनाने में सहायक है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा में चिकित्सकों द्वारा दवा की प्रिस्क्रिप्शन देने की आदतों में सुधार करने में और चिकित्सा शिक्षा में तथा औषध नीतियों का प्रारूप तैयार करने में ये सूची मदद करेगी। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध होने के साथ ही दवाइयां औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत स्वतः ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में आ जाती हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत DPCO जारी किया था। DPCO आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को विनियमित करने पर केंद्रित है। DPCO बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली का पालन करता है। अधिकतम मूल्य की गणना किसी दवा के उपलब्ध उन सभी ब्रांड्स के औसत मूल्य के आधार पर की जाती है जिनकी कुल बाजार कारोबार में न्यूनतम 1% बाजार हिस्सेदारी है। फिर इस औसत मूल्य में खुदरा विक्रेता का आकलित 16% मार्जिन को जोड़ दिया जाता है। NLEM को पहली बार वर्ष 1996 में संकलित किया गया था। इसे वर्ष 2003, वर्ष 2011 और वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था। NLEM में दवाओं को अनुसूचित श्रेणी में शामिल किया जाता है। इनकी कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नियंत्रित करता है। NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। NLEM 2022 की सूची में 34 नई दवाओं के साथ कुल 384 दवाओं को शामिल किया गया है। पिछली सूची में से 26 दवाओं को हटा दिया गया है। दवाओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के स्तर के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। दवाओं को 27 चिकित्सकीय श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया है। NLEM के अंतर्गत आने वाली दवाओं में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, पैरासीटामोल, रिबाविरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लोराजेपम और आइवरमेक्टिन शामिल है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग ने बिना अस्तित्व वाले 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। इन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। साथ ही ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। चुनाव आयोग ने इन दलों को निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 का लाभ उठाने से भी रोक दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। वो चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। हालांकि वो राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठा सकता है। वो राजनीतिक दलों से नियमों का अनिवार्य अनुपालन करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा धन के स्रोत और दान के तरीके, बैंक खाते का विवरण आदि भी मांग सकता है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में शामिल हैं नए पंजीकृत दल। इसके अलावा वो दल जिन्हें विधानसभा या आम चुनावों में राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक मत प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। इन कैटेगरीज में आने वाले किसी भी दल को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़ी चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है और मतदाताओं
मतदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार बिना चुनाव लड़े ही स्वीकार्य पात्रता का लाभ उठाते हुए चुनाव पूर्व राजनीतिक गलियारे में अपनी जगह बना लेते हैं और इनमें से कई दलों का अस्तित्व तो महज कागजों पर होता है। पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर आयकर छूट का भी दुरुपयोग करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट में देरी पर रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर सोशल ऑडिट कैलेंडर वर्सेस ऑडिट कंप्लीटेड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित ऑडिट कार्य का केवल 14.29% ही पूरा हुआ है। सोशल ऑडिट आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा है। इसके तहत ये जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर उतना खर्च किया गया है जितना राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इसमें मनरेगा के तहत निर्मित अवसंरचनाओं की गुणवत्ता जांच, मजदूरी में वित्तीय हेराफेरी आदि की जांच भी शामिल है। मनरेगा के मूल अधिनियम की धारा 17 के तहत सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया था। हालांकि इससे जुड़े लेखा परीक्षा मानकों को दिसंबर 2016 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निर्धारित किया था। इन मानकों के अनुसार प्रत्येक सोशल ऑडिट यूनिट पिछले वर्ष में राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर के फंड के हकदार होते हैं। उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, न कि राज्य द्वारा। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों के मजदूरी योग्य रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी उस ग्रामीण परिवार को दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण कराते हैं। सूखा या प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 150 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मनरेगा के तहत जिन कार्यों की अनुमति है उनमें शामिल हैं सामुदायिक और निजी, दोनों प्रकार की भूमि पर भूमि विकास और मृदा संरक्षण तथा जल संचयन आदि। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय ने गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्ट्स के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। पश्चिमी घाट पर गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट्स की सिफारिशों को लागू नहीं करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये कहा गया था कि सिफारिशों को लागू करने से पश्चिमी घाट विशेषकर केरल के नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। पश्चिमी घाट के संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो गाडगिल समिति ने 2011 में पश्चिमी घाट क्षेत्र के लगभग 64% भाग को अलग अलग स्तरों वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस सिफारिश का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था और इसके बाद वर्ष 2013 में कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई थी। इस समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% क्षेत्र को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी ESA घोषित करने की सिफारिश की थी। कस्तूरी रंगन ने गाडगिल समिति द्वारा सिफारिश की गई श्रेणीकरण की प्रणाली को हटा दिया था। इसकी बजाय इसने क्षेत्र में मानव गतिविधियों के प्रदूषण प्रभावों के अनुसार लाल, नारंगी और हरे रंग के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा। इसने लाल श्रेणी के तहत शामिल खनन कार्य, उत्खनन उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इन दोनों रिपोर्टों में व्याप्त अंतर का समाधान करने के लिए केरल सरकार ने ओमन वी ओमन रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पश्चिमी घाट में बागानों और बसावट क्षेत्र को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से बाहर रखा जाना चाहिए। अगली खबर दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देश दक्षिण कोरिया से संबंधित है। दक्षिण कोरिया में परमाणु संलयन रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च एक परमाणु संलयन रिएक्टर है। इस रिएक्टर के शोधकर्ताओं ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान उत्पन्न करने में सफलता हासिल की है। ये तापमान सूर्य के कोर के लगभग 7 गुना ज्यादा है। टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। इसे नाभिकीय संलयन को ऊर्जा के बड़े पैमाने के और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में व्यवहार में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर आधारित है। इसमें गर्म प्लाज्मा का संलयन करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और इसकी वजह से तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच सकता है। इसका उपयोग भाप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है
और इस भाप के माध्यम से टरबाइन और जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा की जाती है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये सूर्य और तारों का ऊर्जा स्रोत है। इसमें संलयन से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे ईंधन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है और नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है। हालांकि संलयन प्रक्रिया की चुनौतियां भी हैं। इतने उच्च तापमान पर पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में मौजूद होता है और इसके साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है। उच्च तापमान के कारण संलयन अभिक्रियाएं आसानी से नियंत्रित नहीं होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नाभिकीय संलयन कैसे नियंत्रित होता है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणुओं को गर्म किया जाता है। इसके लिए ऊष्मा ऊर्जा की उपस्थिति में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को गर्म किया जाता है, जिसके बाद संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद हीलियम न्यूट्रॉन और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और फिर न्यूट्रॉन ऊर्जा जल को गर्म करती है, जिससे कि ऊष्मा की उपस्थिति में भाप और जल मिलता है। इससे चैम्बर की दीवार में गर्म जल इकट्ठा हो जाता है जो कि स्टीम बन करके निकलता है और इसी से बिजली उत्पादित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लाइफ साइंसेज के सुरक्षित उपयोग के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य सदस्य देशों और प्रमुख हितधारकों को जैव खतरों को कम करने और रोकने के लिए मूल्य, सिद्धांत, साधन और तंत्र प्रदान करना है। साथ ही दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान को शासित भी करना है। जैव खतरा प्रबंधन 3 मुख्य स्तंभों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है जैव सुरक्षा, उसके अलावा प्रयोगशाला में जैव सुरक्षा और दोहरे उपयोग वाले अनुसंधानों की निगरानी करने के लिए। लाइफ साइंसेज का महत्व इसलिए है क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ये नए और बेहतर तरीके सामने लाता है और इस तरह ये दुनिया भर में स्वस्थ जीवन का समर्थन करता है। नई दवाओं, टीकों, नवीन उपचार और चिकित्सा उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइफ साइंसेज लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में आवश्यक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिरकार लाइफ साइंसेज के सुरक्षित उपयोग के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों है? तो ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए भूलवश या जानबूझकर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कई देशों और वैज्ञानिक संस्थानों में जैव खतरा शासी संरचनाओं की कमी है। साथ ही इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों या मानदंडों की भी कमी है। लाइफ साइंसेज भी रसायन विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ तेजी से जुड़ रहा है। जैविक पदार्थों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। साथ ही मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी अभाव है। इस पूरी खबर में जो शब्दावलियां हमने उपयोग की हैं उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान के बारे में। आमतौर पर शोध कार्य शांतिपूर्ण और लाभकारी उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। हालांकि इन शोधों का जानबूझकर दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जीवों, पौधों और कृषि तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य को खतरे में डालना होता है। लाइफ साइंसेज वो सभी विज्ञान जो सजीवों या सजीव जीव उत्पादों से संबंधित हैं या जो सजीव जीवों से सीधे या कृत्रिम रूप से प्राप्त घटकों को शामिल करते हैं, उन जीवों से संबंधित हैं। इनमें जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जैव सूचना विज्ञान, फार्मास्यूटिकल और जैव चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हालांकि ये क्षेत्र काफी व्यापक है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स को एक बाहरी या फिर कभी कभी अप्रत्याशित घटना से प्राप्त लाभ पर कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से ऊर्जा की कीमतों में हुई वृद्धि से प्राप्त लाभ पर कर आरोपित करना। इसे आमतौर पर एक तरह से भूतलक्षी प्रभाव से आरोपित किया जाता है। ये कर की सामान्य दरों से ज्यादा होता है और इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरण करना है। उदाहरण के लिए विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स या लॉटरी या गेम पर आरोपित करों को भी विंडफॉल टैक्स के रूप में माना जाता है। व्यापार बोर्ड
इस बोर्ड का गठन जुलाई 2019 में हुआ था। इसे व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके गठित किया गया है। ये विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह प्रदान करता है ताकि भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस बोर्ड के सदस्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास के बारे में। अभ्यास GMAX 22 ये जापान भारत के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा अभ्यास काकाडू 2022 रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत सहित 14 नौसेनाओं के पोत और समुद्री विमान भाग लेंगे। वन वाटर अप्रोच को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक एकीकृत योजना और कार्यान्वयन दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक लोचशीलता और विश्वसनीयता के लिए सीमित रूप से उपलब्ध जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। इसमें हर प्रकार की शहरी जल आपूर्ति, जिसमें कि सतही जल, भूजल, तूफान जनित जल और अपशिष्ट जल को संबद्ध संसाधनों के रूप में मान्यता दी गई है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत जल का कई बार पुनर्चक्रण और फिर से उपयोग किया जाता है। ये सभी विविध हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि जल से संबंधित और शहरी पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर के समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके। ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। इसके अनुसार जल से संबंधित निवेशकों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करने चाहिए। यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट ये रिपोर्ट बहुसंगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन आदि ने तैयार की है। ये जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभावों और इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाओं से संबंधित नवीनतम विज्ञान का एक संकलन है। इसके मुख्य निष्कर्ष के तहत वर्ष 2021 में वैश्विक जीवाश्म जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वर्ष 2019 के अपने पूर्व महामारी स्तर पर लौट आया था। पिछले 6 वर्ष यानी कि वर्ष 2015 से वर्ष 2021 दर्ज किए गए सर्वाधिक गर्म वर्ष रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2022 में गर्मी में ज्यादा वृद्धि तथा बाढ़ का अधिक विनाशकारी प्रभाव देखा जा रहा है। वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 1.6 बिलियन लोगों को नियमित रूप से 3 महीने कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान का सामना करना पड़ेगा। हिंदी दिवस देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि में अपनाया था और इस उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये सामाजिक मनोविज्ञान में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत को पहली बार लियोन फेस्टिंगर ने वर्ष 1957 में अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस में प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कैसे कोई व्यक्ति या समूह विभिन्न धर्मों, पंथों या राजनीतिक दलों के प्रति अपने समर्थन और विश्वास को युक्तिसंगत बनाता है। ऐसा करके वो व्यक्ति या समूह अपने विचारों और व्यवहार के बीच अंतर विरोधों को कम करने के लिए स्वयं को आंशिक रूप से विवेक शून्य कर लेता है। ये सिद्धांत प्रदर्शित करता है कि कैसे किसी के विचारों और व्यवहारों के बीच विसंगति एक असहज मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक तनाव पैदा करती है और इसी वजह से वो व्यक्ति या समूह सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, असंगति को कम करने के लिए विसंगत तत्वों को बदलने का प्रयास करता है और संगत तत्वों को जोड़ता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में एक NMHC बनाने की योजना बना रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोथल 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। लोथल में पुरातात्विक उत्खनन में 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा मिला है। ये देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा
जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। ये भारत में सागरमाला योजना के तहत संचालित प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सागरमाला योजना को देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कतर, इसकी राजधानी दोहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कतर के साथ कृषि और खाद्य भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया है। कतर फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कतर अपनी सीमाएं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझा करता है। द्वीपीय देश बहरीन कतर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कतर का अधिकांश क्षेत्र समतल और मरुस्थलीय है। रेत के टीले और सॉल्ट फ्लैट या सबखा इसकी मुख्य स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। अबू अल बावल हिल कतर का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ ताजे जल का कोई भी स्थायी स्रोत नहीं है। और अगला चर्चित स्थल रहा कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ये उत्तर पश्चिम और उत्तर में रूस, पूर्व में चीन तथा दक्षिण में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। खान तेंगी पर्वत इसका उच्चतम बिंदु है। कजाकिस्तान के दक्षिण में अरल सागर और दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।